ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलीबा मलिक है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि हम मैनेज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, और हम मैनेज क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली वैल्यू मैनेज कर रहे हैं कि हमारी वैल्यू कितनी है, क्या हमारी अर्नड वैल्यू बेसिकली कितनी हम मैनेज उसको कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है कि अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट है क्या। अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट जहाँ भी यूज़ होती है, पता चल रहा है कि हम इसको मैनेज करने के लिए यूज़ हो रही है। मैनेजर्स इस जो है अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हैं, और वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने प्रोग्रेस जो है रिपोर्ट की उसको इवेलुएट कर सके और उसको ट्रैक कर सके। इसके अंदर बेसिकली थ्री टर्म्स आती हैं, जो कि एक्चुअल कॉस्ट, प्लान वैल्यू एंड अर्नड वैल्यू। उन तीनों चीज़ों को वो कंपेयर करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट एज एक्सपेक्टेड चल रहा है या नहीं चल रहा, कि जो चीज़ हमने स्टार्ट में जब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे थे, तो क्या वही चीज़ हमारी यहाँ पे चल रही है, जो हमने प्लान किया था वही चल रहा है। तो उस चीज़ को हम मेजर करने के लिए हम अर्न वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी इन तीन चीज़ों को कंबाइन करते हैं, स्केड्यूल, कॉस्ट और स्कोप को। वो देख रहा होता है कि क्या इन टर्म्स ऑफ स्केड्यूल हमारा प्रोजेक्ट पीछे है या फॉरवर्ड चल रहा है, या इन सिंक है जो हमने प्लान किया था। इसी तरह कॉस्ट के टर्म्स में भी वो यही चीज़ देखता है कि क्या जो हमने प्लान की थी कॉस्ट वैसे ही चल रही है, या कॉस्ट उससे ज़्यादा यूज़ हो रही है, या कॉस्ट उससे कम इस्तेमाल हो रही है। अगर कम इस्तेमाल हो रही है तो फिर हम उसको लेटर यूज़ के लिए जो है उस कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। ये बेसिकली टेक्निक हमारी हेल्प कर रही है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। उसका प्रोजेक्ट का स्टेटस स्टार्ट में हम बता दें कि ये प्रोजेक्ट का हमारा स्टेटस है, और फिर जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने लगे तो हम उसको फोरकास्ट कर दें कि हमारा ये होगा। तो ये हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस की भी प्रोजेक्ट के रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको यहाँ पे साइड पे एक स्क्रीन शेयर हो रही है जो कि अर्न वैल्यू मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे हम बेसिकली कर रहे होते हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ हम स्कोप, स्केड्यूल, कॉस्ट और इनको हमने इंटीग्रेट कर दिया, फिर इसी तरह हम उसको फॉरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि पास्ट की और करंट टर्म्स को हम कंपेयर कर लें, और साथ हम मेजर भी कर सकते हैं, जो कि फिजिकल प्रोग्रेस है, और कॉस्ट परफॉर्मेंस हम मेजर कर सकते हैं। देन कम्स इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में हमारे पास आ जाती है सबसे पहले परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो हम इसमें क्या कर रहे होते हैं कि परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि हम प्लान्ड वैल्यू, अर्नड वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट, इन तीनों चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं, और उसके मुताबिक हम बताते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, प्रोजेक्ट क्या इन जो है वो एज प्लान्ड, एज एक्सपेक्टेड है, वैसा ही हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट क्या हमारा कॉस्ट के टर्म्स में या स्केड्यूल के टर्म्स में आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, या विद सिंक है। सेकेंड, हमारे पास अर्ली इशू डिटेक्शन आ जाता है कि कितनी जल्द अज जल्द हम उस इशू को डिटेक्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारा ये प्लान्ड वैल्यू है, और फिर हम एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं। अगर तो एक्चुअल कॉस्ट हमारी ज़्यादा बन रही है प्लान्ड वैल्यू से, या हमारा स्केड्यूल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मतलब हम पीछे हो गए, लैग कर रहे हैं, तो हम फिर जल्दी हमें पता चल जाएगा कि यस, हमारा यहाँ पे इशू का है। हमें पता चल गया, सो वी हैव अर्ली डिटेक्टेड इशू। इसी के साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे एक अपना एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बना लिया, और हमारा एक डिज़ाइन टीम ने डिज़ाइन बनाया हुआ था, और हम इन दोनों चीज़ों को जब कंपेयर करें, तो हमने देखा कि हमारा जो यूआई स्क्रीन हमने डिज़ाइन की थी, वो अब फ्रंट एंड वैसे ही सिंक नहीं है। डेवलपर्स ने उस यूआई के मुताबिक, उस जो भी हमने डिज़ाइन किया था वायर फ्रेम या प्रोटोटाइप, उसके मुताबिक नहीं चल रही। तो हमें इशू रिजॉल्व हो चुका जल्दी। हम अगर हम इस तरह करते कि हम उसको अभी भी रिजॉल्व ना कर रहे थे, हमारे पास अगर ईवीएम ना होता, और हम उसको लेटर यूज पे जाके हमारी बैकएंड भी उस बेस ऑफ फ्रंट एंड पे बैकएंड बन चुकी होती। सपोज लॉगिन के अगर हम कह रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड है, बट इन डिज़ाइन हम कह रहे हैं ईमेल और पासवर्ड है, तो फिर वहां पे जाके हमने यूजर नेम के मुताबिक सारी अपनी बैकएंड कर ली है, बट जब हमें पता चला कि ये तो हमने सारा गलत कर दिया, तो वो इशू थोड़ा सा लेट हो जाएगा, जिसकी हमें कॉस्ट भी ज्यादा देनी पड़ेगी और हमारा स्केड्यूल भी डिले होगा। तो अगर हम ईवीएम यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही फ्रंट एंड बनाते हैं और हम उसको डिजाइन के साथ जब कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा डिजाइन में और इसमें यूजर नेम और ईमेल का इशू आ रहा है। तो हम उसके मुताबिक फिर हम फ्रंट एंड चेंज करते हैं, फिर फ्रंट एंड के मुताबिक बैक एंड बनता है, तो हमारा वो अर्ली इशू डिटेक्ट हो गया, जिससे हमारी वो सारी कॉस्ट भी बच जाती है और हमारा टाइम भी बच जाता। थर्ड, हमारे पास आते हैं कि हमारी क्या कॉस्ट और स्केड्यूल कंट्रोल है।
तो बेसिकली अभी बता दिया कि कॉस्ट ऑफ स्केड्यूल हमें पता चल जाएगा कि क्या हम इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ स्केड्यूल लैग कर रहे हैं या अहेड हैं या विद सिंक हैं। फोर्थ, हम इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। अब ईवीएम से सब कुछ हमारे पास क्लियर, सब कुछ आ चुके हैं, हमारी क्या प्लान वैल्यू है, क्या अर्न वैल्यू है, क्या एक्चुअल कॉस्ट है, एवरीथिंग क्लियर है। अब एक प्रिसाइज डाटा आ गया, एक क्लियर डाटा आ गया है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। अब प्रोजेक्ट मैनेजर वो डायरेक्ट जो है उसको कम्युनिकेट करवा सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजर अब आगे उसने जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या क्लाइंट्स हैं या टीम मेंबर्स हैं उनको देना होगा, तो उसको पता होगा कि यस, ये मेरे पास डाटा है, इसके मुताबिक मैंने ये काम किया है। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट है। तो हमारी रिस्क में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि अभी जैसे हमने कहा था कि हमारा अब बाद वाले में इसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता, जब प्रोजेक्ट को चेंज करना है तो वो फिर एक तो टाइम भी लग रहा है, कॉस्ट भी लग रहा है, साथ रिस्क भी ज़्यादा है, तो हमें रिस्क भी इसमें से मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट वन यहाँ पे है हमारे पास परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं और परफॉर्मेंस की बेस्ड पे हम रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज दे सकते हैं। अच्छा, साइड पे यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ अर्न वैल्यू मैनेजमेंट क्या है। तो यहाँ पे हम एक्यूरेट फोरकास्टिंग कर रहे हैं, इसके अलावा प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, इनहेंस्ड कॉस्ट कंट्रोल है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट है और इम्प्रूव स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन है। ओके, देन कम्स की कंपोनेंट्स। तो अभी स्टार्ट में मैंने बताया था कि हमारे पास तीन चीजें होती हैं, प्लान वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट और अर्नड वैल्यू। प्लान वैल्यू से नाम से ही पता चल रहा है जो चीज़ हमने प्लान की है। हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारा ये टाइमलाइन होगा, मतलब एक गैंट चार्ट के थ्रू हमने टाइमलाइन बता दी, अपना स्केड्यूल बता दिया और एक हमने अपनी कॉस्ट बता दी। इसको हम प्लान वैल्यू को बोलते हैं बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल, कि हमने इतना स्केड्यूल करने का ये बजट कॉस्ट थी, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट से पता चल रहा है कि कितनी कॉस्ट हम जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है। इसको हम कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, कि जो वर्क हमने परफॉर्म किया है उसकी एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगी है, कितना हमारा क्या स्केड्यूल चल रहा है। कि अगर हमने सोचो समझ प्लान किया हुआ था कि हमने 5 मंथ्स चलना है और एक्चुअल कॉस्ट हो गई कि हम उसको 6 मंथ्स पे कर रहे हैं, या सपोज हम कहते हैं कि 4.5 मंथ। तो इस तरह हमारे पास ये एक्चुअल कॉस्ट होगी कि हमने इतने के अंदर वो किया है और प्लान हमारे पास ये था। और अर्न वैल्यू जो होता है कि कितना हमें स्पेंड करना चाहिए था। बेसिकली अर्न वैल्यू जो है वो ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, सारी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को देख के हम कहते हैं कि हमारी हमें इतने में करना चाहिए था ये। इसको हम बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म भी बोलते हैं। ओके, अगर हम एक एग्जांपल ले लें प्लान वैल्यू वगैरह की, तो बेसिकली एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हम एक वॉल बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास 5 रोज होंगी और हर रो के अंदर 4 ब्रिक्स है, तो इसका मतलब टोटल 20 ब्रिक्स बन रही हैं। अब हमने अजम्पशन की, हमने कहा कि 1 ब्रिक या प्लान्ड वैल्यू सारी, कि एक ब्रिक की कॉस्ट जो है वो $500 है, एक रिसोर्स की कॉस्ट $100 पर डे है, और एक दिन के अंदर हम टोटल 2 ब्रिक्स इंस्टॉल करते हैं। और हम 4th डे के एंड पे देख रहे हैं कि हमारी प्लान वैल्यू 4 डे के एंड पे कैसे बनेगी। तो 4 डे के एंड पे अगर हम देखें तो हमारे पास हर रोज कितनी ब्रिक्स इंस्टॉल हो रही है, 2 डे इंस्टॉल हो रही है। डे कौन सा है हमारे पास, 4th डे है, 2 into 4। और साथ फिर हम उसको करते हैं कि एक ब्रिक की कॉस्ट कितनी है, $500, तो $500 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर हम देखते हैं कि एक रिसोर्स कितने की है, इंटू 4 डेज है, और एक रिसोर्स की पर डे कितनी कॉस्ट लग रही है, तो इंटू $100, ये हमारे पास $4400 कंप्यूट हो रहा है। ये हमने प्लान किया कि हमारी 4 डे के एंड पे $4400 कॉस्ट लगेगी। सेकेंड हमारे पास आता है व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट में हम देखते हैं कि टेकिंग अबव एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग अ वॉल, हम वही वाली बिल्ड कर रहे हैं कि जिसके अंदर हमने का 5 रोज हैं और 4 जो ब्रिक्स हैं और वट एवर। सो अब हम देख रहे हैं कि इन 4 डेज वी हैव ओनली प्लेस 6 ब्रिक्स। हमने पीछे प्लान किया था कि हर एक दिन में 2 ब्रिक्स इंस्टॉल होंगी, उस लिहाज से 4 डेज के मुताबिक 8 ब्रिक्स इंस्टॉल होनी चाहिए थी। लेकिन हमने कितनी इंस्टॉल किया, हमने 6 ब्रिक्स इंस्टॉल किए, तो मतलब हम जो है एक दिन पीछे चल रहे हैं, हमने 2 ब्रिक और लगानी चाहिए थी। फिर हम कह रहे हैं कि लेट्स से 1 ब्रिक इज ब्रोकन, एक ब्रिक ब्रोक हो चुकी है, तो उसकी भी कॉस्ट, एक ब्रिक की कॉस्ट तो एक्स्ट्रा फिर हमें लगानी पड़ेगी। सो वी हैव यूज 7 ब्रिक्स। तो 6 ब्रिक्स लगा ली थी, 7 ब्रिक्स लगा दिए हैं, और हमारे पास टोटल होना क्या चाहिए था, 8 ब्रिक्स लगा लेनी चाहिए थी, और अगर एट एक टूट गई थी तो हमें 9 ब्रिक्स लगा लेनी चाहिए थी। तो हम एक्चुअल कॉस्ट अब मेजर कर रहे हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट एट द एंड ऑफ द 4th डे वो कैसे है, हमारी कॉस्ट हो रही है $3900 बन रहा है। कैसे, हम कहते हैं कि दैट इज
7 ब्रिक्स लगी हैं, हर ब्रिक का कॉस्ट कितना था, $500, प्लस हम कह रहे हैं कि एक रिसोर्स से हर उसको कितना दिन लग रहा है, 100 दिन लग रहे हैं, और है कितने दिन, 4 डे, तो वो $3900 है। अब प्लान वैल्यू थी 4400, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग रही है हमारे पास, 3900 लग रही है एट द एंड ऑफ द 4th डे। और अर्नड वैल्यू क्या थी, अर्न वैल्यू हमने वही कहा कि इन अबव 6 bricks हैव बीन इंस्टॉल्ड ऑन द वॉल इन 4 days, कि 4 days के अंदर 6 bricks इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं, हालांकि होनी 8 चाहिए थी। हाउ एवर इट शुड हैव बीन डन इन 3 days, कि अगर हम 6 bricks इंस्टॉल कर रहे थे तो हमें 3 दिन में ये काम करना चाहिए था, 4 दिन के मुताबिक तो हमें 8 bricks इंस्टॉल करनी चाहिए, विद द इनिशियल assumption that we place 2 bricks per day। तो एट द एंड ऑफ दिस 4 days हम कह रहे हैं कि 6 bricks हमने लगाई हैं, हर ब्रिक का कॉस्ट कितना है, $500, प्लस 1 रिसोर्स थी, 3 days लगेंगे, $100, तो $3300। अब अर्न वैल्यू हमने कहा था कि इतनी होनी चाहिए और $33 होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में हम $3900 लगा रहे हैं, मतलब $600 कॉस्ट हमारी ज्यादा बन रही है। इसका मतलब है कि हम कॉस्ट वाइज जो है वो लैग कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट ज्यादा करेंगे, तो अब प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा तो हमारी कॉस्ट ज्यादा लगेगी, तो ये नहीं होना चाहिए। अब ये हमने ईवीए में एग्जांपल है, हमने ये प्लान्ड वैल्यू की थी, एक्चुअल कॉस्ट में हमारे पास ऐसे लग रहा है, और अर्नड वैल्यू हमारी कम थी। अब की कंसेप्ट एंड मेट्रिक्स ऑफ एसबीएम आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आ जाते हैं, सीपीआई है, कैजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, कुछ कॉस्ट परफॉर्मेंस वेरिएंस है, कैजुअल परफॉर्मेंस वेरिएंस है। फिर हमारे पास इसके अलावा आ जाती है एस्टिमेटेड कंप्लीशन है, और एस्टिमेट टू कंप्लीट है। लेट्स बिगिन विद सीपीआई, जो कि हमारे पास कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आ जाता है। अब कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, हम बेसिकली कॉस्ट परफॉर्मेंस से ही पता चल रहा है कि हम कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं, कि हम हमारी कॉस्ट क्या, हमारा प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा तो ओवर बजट होगा, अंडर बजट होगा, या जितना हम जो प्लान किया था, जो भी व्हाट वाज एक्सपेक्टेड वही हुआ है। तो फॉर्मूला सीपीआई का है इज इक्वल टू ई वी गिवन ए सी, मतलब अर्न वैल्यू गिवन दैट एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो अगर तो हमारा सीपीआई 1 से बिलो है, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्न वैल्यू जो है वो कम है एक्चुअल वैल्यू से, ठीक है। अर्न वैल्यू कम है एक्चुअल वैल्यू से, कि हमने सोचा था कि अर्न वैल्यू इतनी लगनी चाहिए थी, और लेकिन एक्चुअल कॉस्ट उससे ज्यादा लग रही है, तो प्रोजेक्ट ओवर बजट है, ठीक है, हमें कॉस्ट ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, हमें कम करनी चाहिए थी। अगर सीपीआई 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि अर्न वैल्यू ज्यादा है एक्चुअल कॉस्ट से, मतलब हम कॉस्ट कम लगा रहे हैं और असल में होनी इतनी थी, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट अंडर बजट है। और अगर इक्वल टू 1 है सीपीआई, तो इसका मतलब दोनों प्रोजेक्ट जो है प्लान के मुताबिक चल रहा है। सेम विद कैजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसके अंदर हम डिफरेंस देख रहे होते हैं, मतलब डिवाइड कर रहे होते हैं, रेशियो ले रहे होते हैं अर्न वैल्यू का विद प्लान वैल्यू के साथ, कि क्या है। अगर तो एसपीआई हमारा <<1 है, तो हम इसमें ही देखते हैं कि अर्न वैल्यू जो है वो << प्लान्ड वैल्यू, तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट जो है हमारा स्केड्यूल से पीछे चल रहा है, हमें उसको स्पीड अप करना पड़ेगा। अगर तो >1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्लान्ड हमारा था कि हमने मतलब प्लान्ड वैल्यू कम चल रही है अर्न वैल्यू से, तो प्रोजेक्ट जो है वो हमारा स्केड्यूल से आगे है। और अगर >1 है, तो हमारा स्केड्यूल और जो प्लान वैल्यू थी और जो अर्न वैल्यू दोनों इक्वल चल रही है, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऑन टाइम है। ओके, अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स देखें, तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो डॉलर साइन है, ये अंडर बजट का है, तो सीपीआई >1, और ये कुछ हमारे पास एक ग्राफ टाइप बना हुआ है। देन जो थर्ड और फोर्थ हमारे पास है, वो कॉस्ट वेरिएंस है और स्केड्यूल वेरिएंस है। नेम से ही पता चल रहा है कि कितना ज्यादा हमारे कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट वेरिएंस का मतलब पता चल रहा है कितना ज्यादा कॉस्ट के अंदर डिफरेंस आ रहा है, और स्केड्यूल वेरिएंस से पता चल रहा है कि कितना ज्यादा हमारे स्केड्यूल में डिफरेंस आ रहा है। अब कॉस्ट वेरिएंस पे हम देखते हैं कि इफ द सीवी इज नेगेटिव, सीवी मतलब नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि अर्न वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट से कम है, तो प्रोजेक्ट ओवर बजट है। सेम विद के अगर सीवी >0 है, तो इसका मतलब अर्न वैल्यू ज्यादा है एक्चुअल कॉस्ट से, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अंडर बजट होगा। और अगर इक्वल है, तो दोनों कॉस्ट बिल्कुल सही चल रही है। फिर हमारे पास अगर स्केजुअल वेरिएंस को हम देखें, तो सेम विद स्केजुअल वेरिएंस कि अगर तो एसवी कम है 0 से, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हम लैग कर रहे हैं, स्केजुअल से पीछे है, >0 है तो हम ज्यादा आगे हैं, और एसवी इक्वल टू 0 तो बराबर है। इसका एस्टिमेटेड कंप्लीशन हम देख रहे होते हैं, तो हम ये देख रहे होते हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और कंप्लीशन कंसिडरिंग करंट परफॉर्मेंस ट्रेंड्स, के एस्टिमेटेड कंप्लीशन की जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हमारी इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए। तो ईटीसी >0, तो इसका मतलब कॉस्ट को जैसा हमने प्लान किया था उससे ज्यादा कॉस्ट लगेगी,
अगर ईटीसी पॉजिटिव है तो इसका मतलब जितनी हमने प्लान की थी उससे कम कॉस्ट लगेगी, ईटीसी इक्वल टू जीरो तो जो प्लान की थी वही लगेगी। एस्टिमेट टू कंप्लीट है, रिक्वायर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन करंट परफॉर्मेंस, की करंट परफॉर्मेंस की बेस पे हम देख रहे होते हैं कि हमने प्रोजेक्ट को कितना ज्यादा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसमें भी सेम केस है कि अगर तो ईएसी जो है वो नेगेटिव है हमारा, तो एक्सीड द बजट एट कंप्लीशन, के बजट से ज्यादा बढ़ जाएगा हमारा, हमें ज्यादा कॉस्ट लेनी पड़ेगी। ग्रेटर देन जीरो है तो हमें कम कॉस्ट में कंप्लीट हो रहा है, ईएसी तो दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं। अच्छा, ये कुछ ग्राफ्स वगैरह थे। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं ईवीएम, और फिर हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो इसके थ्रू जब हमें अर्न वैल्यू, प्लान वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगी तो हम इससे हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है, हमें रिस्क जल्दी पता चल जाएंगे, हम जल्दी सब कुछ कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हमारी प्रोजेक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, जो हमारे पॉसिबल रिस्क को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। फिर एंड गोल जो भी ईवीएम का होता है वो ये होता है कि जी प्रोजेक्ट मैनेजर्स को इम्प्रूव कर सकें विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, कैजुअल और स्कोप के रिस्पेक्ट से उनको इम्प्रूव कर सके और वो हमारी क्वालिटी को एनहांस कर सके। इनिशिएशन और प्लानिंग हमारे पास स्टार्ट में, जैसे हम कह रहे हैं ईवीएम है तो हम स्टार्ट में ही एक बेसलाइन बता देते हैं कि हमारा ये बजट होगा, हमें इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना है, हमारे ये फीचर्स हैं और हमारी ये कॉस्ट इस पे लगेगी। एग्जीक्यूशन के दौरान हम ये देखते हैं कि सीपीआई और एसपीआई के दौरान देख रहे होते हैं कि क्या जो हमने प्लान किया है और जो एक्चुअल में है क्या वो दोनों सिंक है या नहीं है। और थर्ड, इवैल्यूएशन हम देखते हैं कि हम फिर उसके बेस पे इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि क्या प्रोजेक्ट लैग है, अहेड है या वट एवर। इसके अलावा हम कुछ रियलिस्टिक प्रोजेक्ट बेसलाइन देते हैं, हम ये नहीं करते कि हम अपने मुताबिक मतलब कर लें, हमें उसको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को देखनी चाहिए, मतलब हमें रियल के भी देखना चाहिए कि कोई इशू आ सकता है, तो उसको भी थोड़ा सा कंसिडर करके हमें अपने स्केड्यूल को भी ज़्यादा करना चाहिए और कॉस्ट को भी ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा हम ट्रैक प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान, कि हम जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम प्लान वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और अर्न वैल्यू जब तीनों को साथ साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस भी पता चल रही है कि क्या हमारी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है या नहीं। और थर्ड, हम इवेल्युएट, इससे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है, तो ये की टास्क में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प कर रहा है। चेक वेदर डिलीवरेबल्स आर कंप्लीटेड और टाइम है और विद इन बजट कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके अलावा क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट में देखते हैं कि इस पाथ को हम बिल्कुल डिले नहीं कर सकते, या इस पाथ पे हम इतनी ही कॉस्ट लगाएंगे, ना ज्यादा लगा सकते हैं ना कम लगा सकते हैं, ठीक है। उनको भी मैयर करता है। इसके अलावा डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी करता है कि जो डिपेंडेंट टास्क है वो इसकी वजह से डिले ना हो, तो ये सारी ईवीएम हमारी इन सब चीजों में हेल्प करता है। ओके, ईवीएम हमारे पास आ जाता है कि फिर हम उसमें ईवीएम रिस्क मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में हमें जैसे ही हम, क्योंकि बार बार हम कॉस्ट और स्केड्यूल इन सारी चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम ट्रैक कर रहे हैं, तो अगर जैसे ही हम अगर एक्चुअल कॉस्ट से में हम देख रहे हैं और हम अगर प्लान वैल्यू से जैसे ही डेविएट हो जाएंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर को पता चल जाएगा कि हम या तो पीछे चल रहे हैं या आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो जो है वो उसको एक वार्निंग सिग्नल इंडिकेट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट मैनेजर को पता चलेगा कि यहाँ पे इशू आ रहा है और इस रिस्क को वो एड्रेस करेगा। सेकंड हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग में हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आ जाते हैं और क्या डेटा ड्रिवन इंसाइट्स हम यूज कर रहे हैं, और फिर उन बेस पे हम डिसीजन कर रहे होते हैं कि क्या हमें मजीद रिसोर्सेज देनी चाहिए, क्या ज़्यादा टाइम देना चाहिए, या अगर जो पहले हम जिस तरह दिया था तो क्या हम इस वाली रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा कम टाइम दे दें और इस रिक्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम लगेगा हम इसको ज़्यादा दे दें। ठीक है, तो हम इस तरह एडजस्ट कर रहे होते हैं। ओके, सो हमारे पास कुछ केस स्टडीज हम देखते हैं, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज अगर हम उबर्स का देखें, तो उबर लोगों ने का एक सर्च प्राइसिंग एल्गोरिदम है कि वो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि इट अपडेटेड इट्स सर्च प्राइस एल्गोरिदम दैट डायनामिकली एडजस्ट राइट प्राइसेस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड और सप्लाई के मुताबिक वो अपनी उस कॉस्ट को जो है राइट प्राइसेस को एडजस्ट कर रहा होता है, ठीक है। सो इसके अंदर ईवीएम अप्लाई कैसे हुआ था। अब ईवीएम जो है बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन, जो उबर है बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप है जिसके अंदर यूजर अपना डाटा देता है और उसको बताता है कि ये इतनी कॉस्ट लगेगी आपको, हम इधर से लोकेशन होता है सब कुछ उबर का जो राइड है। सो इसमें प्लान वैल्यू क्या थी, जब भी उसने ईवीएम कैसे अप्लाई करना था बेसिकली, सो वो इंटीग्रेट कर रहा था मोबाइल ऐप और बैकएंड सिस्टम्स के साथ। तो प्लान वैल्यू था कि उबर प्लान बजट फॉर ईच फेज ऑफ एल्गोरिदम अपडेट। उसने ये बता दिया कि इस एल्गोरिदम फेज अपडेट पे हर
अपडेट पे हमें इतना ज़्यादा बजट लगेगा और इतना टाइम लगेगा। अर्न वैल्यू में उसने देखा कि एक्चुअल प्रोग्रेस मेड इन कंप्लीटिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ अपडेट सच एज कि असल इस फेज को कंप्लीट होने में कितना टाइम और कितना कॉस्ट लगेगा, और एक्चुअल कॉस्ट में हम देखेंगे कि कितनी असल में जब हमने वो चीज़ डेवलप करी थी तो हमें कितनी कॉस्ट लगी थी। अब उसका आउटकम क्या हुआ था, तो उबर को पता चला कि वो अपनी कॉस्ट जैसे जैसे उबर प्रोग्रेस कर रहा था तो उसको पता चला कि उसने अपनी कॉस्ट जो है ना, उसने अपना बजट बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दिया, और इसके अलावा कुछ ज़्यादा उसमें अल्गोरिदम को फाइनलाइज करने में डिले आ रहा है क्योंकि कुछ टेक्निकल चैलेंजेस थे उनके साथ। तो उन्होंने एडजस्टमेंट की विद रिस्पेक्ट टू री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की और स्केजुअल एडजस्टमेंट किया कि उन्होंने कहा कि हम अल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन पे कुछ रिसोर्सेज दे देते हैं और कुछ टेस्टिंग पे दे देते हैं। इसके अलावा कैजुअल एडजस्टमेंट्स भी उन्होंने की थी कि सच एज इम्प्रूविंग द मोबाइल इंटरफेस उन्होंने इम्प्रूव कर दिया राइड रिक्वेस्ट के लिए, और उन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी उसको फिलहाल डिले के लिए कर दिया और कि नेक्स्ट वर्जन में हम ये अप्लाई करेंगे। फिर एप्पल की iOS 7 अपडेट हमारे पास आती है, तो ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था कि iOS ने अपना सारा जो यूजर इंटरफेस था वो A to Z उसने सारा रीडिजाइन कर दिया और बहुत ज़्यादा कुछ न्यू फीचर्स ऐड कर दिए, जो कि एक बहुत अच्छी और एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अपडेट थी। लेकिन इस अपडेट की वजह से एक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट टीम्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी थी। मतलब डेवलपमेंट टीम्स में जो एप्पल है UI UX डिज़ाइनर्स को काफ़ी करना पड़ा था, उस पर एफर्ट करनी पड़ी डेवलपर्स को QA टीम्स को। तो ईवीएम उसमें अप्लाई क्या हुआ था, ईवीएम दोनों चीज को देख रहा था, ट्रैक कर रहा था कॉस्ट को भी और स्केजुअल को भी। प्लान वैल्यू में उसने कहा कि कितना कितना बेसिकली क्या हमारा कितना स्केजुअल लगेगा किसी भी यूआई डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने में, और बैकएंड कितनी देर में होगा या फीचर को कितनी देर में इंटीग्रेट लगेंगे, उसने अपने सारा कॉस्ट और स्केजुअल बताया। अर्न वैल्यू में उसने बता दिया कि एक्चुअल वर्क कंप्लीटेड एट वेरियस स्टेजेस सच एज कंप्लीशन ऑफ डिजाइन और एक्चुअल में कितना लगेगा, और एक्चुअल कॉस्ट में उसने बता दिया कि रियल में हमें इतनी कॉस्ट लगी थी। तो आउटकम क्या था कि उन्हें पता चला कि वो कहीं ना कहीं एरियाज पे कुछ पीछे चल रहे हैं, जैसे कि स्पेशली विद यूजर इंटरफेस कंसिस्टेंट नहीं है अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस। तो उसमें उन्होंने एडजस्टमेंट्स की कि री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर दी, कि बहुत कुछ 9 मोर डिजाइन रिसोर्सेज उन्होंने इसको प्रोवाइड कर दी। और सेकंड हमारे पास कैजुअल एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं, जो उसने क्या नॉन एसेंशियल अपडेट्स टू आई क्लाउड इंटीग्रेशन वर पोस्टपोन टू इंश्योर दैट UI एंड कोर OS फंक्शनैलिटी वर डिलीवर्ड ऑन टाइम। ओके, मुझे एक वेबसाइट से कुछ 3 बहुत अच्छी एग्जांपल्स मिली। वो ये थी कि टूल्स फॉर अर्न वैल्यू कैलकुलेशन एंड प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्टिंग थी। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि 3 चॉइसेस ऑफ टूल्स हो सकती है फॉर ईवीएम, जिसके अंदर टीम हुड है, जेरा है और MS प्रोजेक्ट है। ये ईवीएम में को बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट करता है। अच्छा, पहले एग्जांपल थी हम लेट्स इमेजिन कि हम एक विंड पावर प्लांट बना रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट को हमने सोचा था कि हम इस प्रोजेक्ट को 10 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे और हमारी कॉस्ट होगी वो $500,000 होगी। और प्रोजेक्ट को 5 मंथ्स हो चुके हैं, मतलब हाफ टाइम हो चुका है इस प्रोजेक्ट को, हाफ टाइम रह गया और टीम ने स्पेंड कर दिया $220,000 और एंड completed an amount of work worth $255,000। सो बेसिकली अगर हम उसको देखें कि प्लान वैल्यू है तो 5 मंथ्स के मुताबिक अगर हम इसको हाफ कर दें, इसका 50% ले लें $500,000 का, तो वो $250,000 बन रहा है। सही है, तो प्लान वैल्यू हमने का $250,000 है, और एक्चुअल में कितनी स्पेंड की $220,000, और अर्न वैल्यू हमारे पास $255,000 है। तो अगर हम इसमें CPI और SPI निकालें तो CPI 1.16 बन रहा है। इसका मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्ट वाइज जो है वो अर्न वैल्यू जो कि ज़्यादा है एक्चुअल कॉस्ट है, तो मतलब हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम लग रही है। और स्केड्यूल में भी यही है कि हम आगे चल रहे हैं और मतलब लाइकली टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम या थोड़ा सा अर्ली कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। तो इसमें हमने कहा लेकिन ये केस नहीं होता। सो हम नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो वो है सेकंड अर्न वैल्यू मैनेजमेंट एग्जांपल। हम देख रहे हैं हम एक सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं, और उसमें हमने कहा कि प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे 5 स्टेजेस में, और हर स्टेज की वर्थ कितनी है $220,000, और हर स्टेज जो है वो 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। 2 मंथ्स गुजर चुके हैं और हमने 3 ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेजेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हालांकि 2 मंथ्स में 2 ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होने चाहिए। तो इससे पता चल रहा है कि हम स्केड्यूल वाइज आगे चल रहे हैं फॉर द कॉस्ट ऑफ $80,000। लेकिन इस लिहाज से अगर हम देखें तो 3 स्टेजेस कंप्लीट हुए हैं, 3 स्टेजेस के मुताबिक तो $60,000 कॉस्ट लगनी चाहिए थी, $80,000 लगे। तो मतलब कॉस्ट वाइज हम ज्यादा कर रहे हैं, ओवर बजट हो जाएगा, लेकिन स्केड्यूल वाइज हम जल्दी इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे। तो प्लान वैल्यू क्या थी,
40,000 के 2 मंथ्स के अंदर कितना होना चाहिए था? 40,000 होना चाहिए था। अर्न वैल्यू क्या है? हमने कहा कि 60,000 होना चाहिए था और एक्चुअल कॉस्ट में 80,000 लग रहा है, तो इसकी वजह से प्रोजेक्ट पता चल रहा है कि एस पी आई इज इक्वल टू 1.5, तो इसका मतलब है कि अर्न वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल कॉस्ट। तो हमारा जो स्केड्यूल वाइज जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सीपीआई कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 0.75 है, जिसका मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट ओवर बजट होगा। एंड लास्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है थर्ड, हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रहे हैं और हमने उस प्रोजेक्ट को किया दो फेजेस में डिवाइड किया। द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज वैल्यूड एट $100,000 में हम उसको वैल्यू कर रहे हैं। बेसिकली मतलब दो फेजेस हैं और हर फेज जो है वो 1 साल में कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब दो फेजेस हैं, 2 साल लगेंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट को हमने कहा कि इस पे $100,000 इसकी प्लान वैल्यू है, सेकंड के लिए $50,000 है। करंट स्टेट पे जब 1 साल प्रोजेक्ट को गुजर चुका है तो हमने 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, 90%, हालांकि ऑफ द फेज वन, वो भी फेज वन 100% हो जाना चाहिए। तो स्केड्यूल वाइज हम क्या कर रहे हैं? लैग कर रहे हैं, हम पीछे चल रहे हैं, हमें मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और प्रोजेक्ट टीम ने कंप्लीट कितना किया? $80,000 का काम किया है, हालांकि $100,000 का करना चाहिए, तो कॉस्ट वाइज हम आगे चल रहे हैं। लेकिन हम देखें तो प्लान वैल्यू क्या थी? $100,000। अर्न वैल्यू क्या है? $90,000 और एक्चुअल कॉस्ट में $80,000। तो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 1.125 है, इसका मतलब कॉस्ट परफॉर्मेंस हम ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन स्केड्यूल के वाइज हम पीछे चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट से। सो इस चीज को हमने देखने के बाद हम कहते हैं कि दे कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू टेक लॉन्ग। तो इस इन चीजों की बेस पे जब हम ये वाले बना देंगे तो इसके बेस पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि, और उनको पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट में इतनी कॉस्ट ज्यादा लग सकती है या प्रोजेक्ट में कॉस्ट इतनी बच रही है या अब नहीं बच रही, और प्रोजेक्ट जो हमारा इतना देर तक चलेगा। सो और एक्सपैंड द टीम विद द लेफ्ट ओवर प्रोजेक्ट बजट है। सो द बेस्ट चॉइसेस इज सब्जेक्ट टू स्पेसिफाई कंडीशंस पे, सिचुएशन पे डिपेंड करती है, बट परफॉर्मिंग अर्न वैल्यू एनालिसिस अलाउ द प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू हैव सच ऑप्शंस। और उसकी वजह से हमारी काफ़ी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है, रिस्क भी हो जाती है और हमें एरर्स का जल्दी पता चल जाता है।